नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो चलिए साथियों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, नमा करने वाले हैं हिंदी का। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट स्क्रीन पर है। धातु कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अगर हम संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है, क्रियाओं के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। तो जो धातु है वही हमारे संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए, संस्कृत के शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। क्या है, मूल तत्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 6 भेद, चलिए हम बताते हैं आपको। भूतकाल के जो 6 भेद हैं, नंबर एक सामान्य भूतकाल, सामान्य, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, अपूर्ण, 3 अपूर्ण भूतकाल। फोर्थ है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ये भी भूतकाल है। नंबर 5 है, 5 नंबर है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ये तो नंबर 5 है। और 6 नंबर पे है हमारा हेतु मद भूतकाल। कौन सा है, हेतु मद भूतकाल। तो ये मैंने आपको 7 जो मतलब भूतकाल पूछे थे, वो भूतकाल के कितने भेद होते हैं मैंने आपको 6 बता दिए। भूतकाल क्या है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी कि पास्ट कौन सा हो जाता है, जिस क्रिया की समाप्ति का बोध हो उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, वृद्ध व्यक्ति आया था, या कल रविवार था। सिंपल एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल है, सरल भाषा में कहें, कल रविवार आया था। तो ये हमारा भूतकाल हो गया जो पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, तद्भव शब्द जो तद्भव शब्द हैं वो किससे बने हैं, तद्भव शब्द हैं वो किससे बने हैं। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, संस्कृत के शब्दों के कुछ बदलाव से ये जो तद्भव शब्द बने हैं। ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, ऐसे शब्द जो प्राकृत इससे संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में जो आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम तद्भव के। एग्जाम्पल है अग्नि। अग्नि क्या है, तत्सम है, यानी संस्कृत से ही आए हैं। तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, संस्कृत से जो प्राकृत जो रूप बना है, तो अग्नि से क्या बना, अग्नि का आग। क्या है, आग। तो ये अग्नि का क्या है, ये यहाँ लिखती हूँ मैं, अग्नि, और अग्नि का आग, तो आग। तो ये तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का है। संस्कृत से किस में गया, ये विकृत होके प्राकृत, तो हिंदी में हुआ। जैसे पुष्प, यानी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुष्प। तो पुष्प से क्या बना है, फूल, पुष्प से फूल। चतुर्थ, अब एक कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे चतुर्थ। तो चतुर्थ से क्या बना है, चौथा। क्या है, चौथा। तो ये हमारे संस्कृत से जो हिंदी में मतलब कि गए हुए प्राकृतिक भाषा में जो तद्भव है वो वही हमारे तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द पहचानिए। तो इसमें हमें क्या पहचानना है, तत्सम शब्द पहचानना है। तो निद्रा, कान, मोर, बंदर, ये क्या है। तो कान
कान, मोर, बंदर, ये क्या है? अभी आपको मैंने तद्भव शब्द के बारे में बताया है। तो ये मोर, कान, बंदर, तो ये क्या है? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव, तद्भव। और जो निद्रा है, जो नींद से बना है, नींद इसका तद्भव है। नींद से क्या बना? निद्रा। तो ये ही हमारा तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसमें हमें पहचानना है कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? सी, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यही सही नहीं है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक पर्याय शब्दों का ये समूह नहीं है। ये किसका है? पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत का पर्याय, पहाड़ और पर्वत का पर्याय क्या होगा? गिरी, क्या होगा? गिर होगा, शैल होगा, पर्यायवाची पूछा, शैल होगा, नग होगा, तो पुस्तक तो नहीं होगा ये। नारी, महिला, औरत, ये सही है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये भी सही है। आग, अग्नि, आग, ये भी सही है। पुस्तक नहीं होगा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्या है? सी है। और भूधर है, मेरू है और तुंग, इसके पहाड़ पर्वत के हम और आपको पर्यायवाची बता दे रहे हैं। जैसे कि पहाड़ पर्वत तो उसमें दिया है, गिरी हो गया, इम्पोर्टेंट है, नग हो गया, गिरी हो गया, नग हो गया, महीधर हो गया, महीधर, भूधर, महीधर, भूधर, मेरू, तुंग, और क्या हो गया? तुंग, तुंग, मेरू, तुंग। तो ये इतने सारे हो गए इसके पर्यायवाची, इतने बहुत बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट है, सारे ही बता दिए लगभग। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो हमें इनमें से सही विलोम शब्द बताना है। तो इसका क्या है? ए है, आदान का प्रदान, आदान का प्रदान सही विलोम शब्द है। मैंने आपको यहाँ दे दिया है, आदान का प्रदान सही विलोम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा 120। इसमें से तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? और शब्द का हमें अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो और शब्द का यानी कि और, तो और मीन्स दूसरा, दूसरा तथा, तो इसका क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर बी है। और का जो दूसरा है अनेकार्थी शब्द में, वो क्या हो जाएगा? दूसरा तथा, दूसरा तथा। नेक्स्ट है हमारा, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाएगा। तो जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? दुष्कर, क्या होगा? दुष्कर होगा, एक शब्द दुष्कर। तो इसका जो हमारा सही है वो ए है, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर अपना, पक्षी पेड़ों पर अपना क्या करते हैं? बनाते हैं। सही शब्द भरिए। नीड़, नहीं, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़, नीड़ यानी नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला, क्या होता है? घोंसला, घोंसला, इसका ये सही है। नीड़ आ जाए तो आप नीड़ लगा देना। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, यही इसका शब्द है, यही इसका सही शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या? अनु उपसर्ग से बना शब्द। तो अनु उपसर्ग से क्या बना शब्द है? अनु से क्या बना है? अनुचर, क्या बना है? अनुचर, अनु से अनुचर उपसर्ग बना है। अगर हम अनुचर शब्द का विच्छेद करेंगे, अनुचर का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? अनु, अनु उपसर्ग, अनु प्लस चर, अनु प्लस चर, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवक, क्या होता है? अनुचर का अर्थ क्या होता है? सेवक। या मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, सेवक, सेवक। यहाँ लिख देती हूँ, सेवक इसका अर्थ होता है। अनुचर का क्या होता है? सेवक अर्थ होता है। अनु उपसर्ग प्रत्येक छोटा अनुकरण या पीछे चलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमेशा एक, इसका जो हमेशा इसका जो उसका उपसर्ग, अनु का जो उपसर्ग होता है प्रत्येक में, अनु यानी छोटा या अनुकरण या पीछे चलने वाला, यही इसका अर्थ होता है। तो नेक्स्ट हमारा है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में हमारा कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो भुलक्कड़ में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है? भुलक्कड़ में प्रत्यय जो भुलक्कड़ यानी कि अक्कड़, क्या हुआ है इसका? अगर हम
विच्छेद करते तो क्या होगा? भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्कड़, अक्कड़। ये सी कौन सा लगा? अक्कड़। भूल धातु में अक्कड़ अगर हम प्रत्यय लगाकर भुलक्कड़ शब्द बना देते हैं। भूल जो हमारी धातु है, इसमें धातु कौन सी है? भूल, भूल धातु। और भूल धातु में हमने अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया, ये उससे हमारा क्या बन गया? भुलक्कड़। नेक्स्ट है हमारा गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, यही इसका सही। और ये किसका है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। गीतांजलि किसका है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का ये उदाहरण है, दीर्घ। नेक्स्ट है हमारा सभी मिलकर स्कूल जाता है, यानी कि हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें कौन सा होगा? तो सभी साथ स्कूल जाते हैं, क्या होगा इसका? सभी साथ स्कूल जाते हैं। प्रयुक्त वाक्य का जो हमें शुद्ध रूप होगा वो यही है, सभी स्कूल जाते हैं। यहाँ मिलकर का प्रयोग अनुचित है, यानी कि मिलकर का जो प्रयोग है वो इसमें सभी मिलकर नहीं, ये जो प्रयोग इसका किया वो अनुचित है इसका प्रयोग। शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जाना, इसका मतलब क्या है? शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जाना। तो यहाँ पे जो उचित प्रयोग होगा वो साथ का होगा। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में हमारा कौन सा समास है? तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। रसोई घर में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो रसोई घर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करेंगे तो रसोई, रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए घर। तो इसमें क्या आ गया? के लिए, रसोई के लिए घर। तो जिस समास में हमारा क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा? उत्तर पद प्रधान हो। तो जिस समास का क्या है? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौड़ हो, पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो, वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है हमारा मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। इसका कर्मवाच्य क्या रूप होगा? मैं खाता हूँ। कृतवाच्य वाक्य का ही कर्मवाच्य वाक्य में परिवर्तन रूप होगा। कृतवाच्य का ही हम कर्मवाच्य जो परिवर्तन होता है उसे ही हम इसमें किसमें हुआ है? कृतवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में। तो मुझसे खाया जाता है, तो मुझसे क्या है? इसमें मुझसे खाया जाता है, ये कर्मवाच्य। वो खा कुछ मतलब कर रहा है, कर्ता जब स्वयं कुछ करता है उसके द्वारा किया जाता है तो वही कर्मवाच्य होता है, कर्ता के द्वारा। तो हम नेक्स्ट है हमारा मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण? तो वाक्य में जो क्रिया विशेषण क्या है? तो वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का, इसमें क्या? किसी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, इसमें क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। मैं रोज़ खाता हूँ, तो इसका राइट जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से योजक चिन्ह बताना है हमें। तो योजक चिन्ह जब कहाँ लगाए? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में यो सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये विपरीतार्थक शब्दों के जोड़ने में ही द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है। तो ये जैसे विपरीतार्थक शब्द सबसे ज़्यादा किस समास में जोड़े जाते हैं? तो वो जो जोड़े जाते हैं वो द्वंद्व समास में, यानी कि रात दिन, पति पत्नी, पत्नी। तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए। नेक्स्ट क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना यानी कि इसका जो सही मुहावरा क्या होगा? खुशी मनाना। क्या होगा? घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। नेक्स्ट है हमारा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? इसमें लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। लोकोक्ति समाज का
भाषाई इतिहास है। ये क्या है, हमारी लोकोक्ति क्या है, एक कहावत है। हमारा जो समाज का क्या है वो भाषाई इतिहास है। लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का जो सांस्कृतिक एवं आर्थिक, लोकोक्ति के माध्यम से क्या होता है हमारे समाज का सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक हो गया, एवं राजनीतिक क्या हो गया, जो राजनीतिक है एवं व्यवहारिक अध्ययन। इसमें हम लोकोक्ति में हमें समाज का जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसमें इनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोकोक्ति यानी लोक की उक्ति। नेक्स्ट है हमारा 133। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो ये किसकी, ये जो हमारा वाक्य दिया है, वाक्य में जो क्या इसमें प्रयोग किया गया है और किसके बारे में बताया है, कौन से ये हमारा रस है, कौन से इसमें वाक्य में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, चमक उठी 57 में तलवार पुरानी थी, तो इसमें वीरता का प्रदर्शन किया गया है। तो यानी कि वीर रस है इसमें, कौन सा होगा, वीर रस। और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के भेद कितने होते हैं, तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक युद्धवीर, दानवीर, दूसरा दानवीर हो गया। 3rd नंबर है धर्मवीर, और 4th नंबर, ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर हो गया हमारा दयावीर। क्या हो गया, दयावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी, चौपाई में चरण कितने होते हैं, तो चौपाई में कितने चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण। और प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई जो हमारा है वो किस मात्रिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है, तो हमारा ये सममात्रिक छंद है। कौन सा, सममात्रिक छंद, यानी जिसमें मात्राएं बराबर हों उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति जरूर लगी होती है। क्या, यति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली घटा का घमंड घटा। तो इस वाक्य में किसकी आवृत्ति की गई है, इस वाक्य में किस अलंकार की आवृत्ति, तो इसमें क्या, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि, तो अगर हम इसका, ये यमक अलंकार का है तो हम इसका अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, पहले घटा, काली घटा यानी फर्स्ट पहली घटा शब्द का क्या अर्थ होगा, वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला। क्या होगा, वर्षा काल में उड़ने वाली मेघ। तो पहली घटा का क्या है, मेघमाला। और दूसरी घटा के शब्द का अर्थ क्या होगा, घटा यानी घटा। दूसरी घटा का क्या है, घटा यानी कम। क्या होगा, दूसरी घटा का जो अर्थ है वो कम के लिए है। अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि यमक ही अलंकार है जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता हो, या बार बार, जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए, यानी एक शब्द की उत्पत्ति बार बार हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो जो वर्णों के वो भेद हैं वो कितने होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहले तो हम जान लें वर्ण हम कहते किसे हैं। तो वर्ण क्या है, मूल ध्वनि है। क्या है हमारा वर्ण क्या है, मूल ध्वनि। वर्ण जो है हमारा वो मूल ध्वनि है। अगर हम जिसके खंड या इस वर्ड के हम क्या करते हैं, एक वर्ड होता है जो, ये हमारी मूल ध्वनि है, तो हम वर्ड के खंड नहीं कर सकते। क्या, वर्ड को हम तोड़ नहीं सकते। अब ये जैसे रा लिखा है तो हम इसे तोड़ नहीं सकते,
तो इसके हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में लिखे हैं मगर आ, ई, वा, का, ये इत्यादि बहुत सारे वर्ड होते हैं। और हिंदी भाषा में जो वर्ड हैं वो मैंने आपको बताया, इनके दो भेद होते हैं। तो दो भेद कौन से होते हैं? वोवल एंड कॉन्सोनेंट, यानी स्वर। फर्स्ट हो गया हमारा स्वर और दूसरा हो गया हमारा व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हमें इसमें बताना है। तो इसमें कौन सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है? मालिक, पाठक, योगिनी, कहार। तो इसमें कौन सा योगिनी जो है वो हमारा स्त्रीलिंग का है, और ये मालिक हो गया, कहार हो गया, पाठक, ये मालिनी, कहार, मालिक, कहार, पाठक, ये हमारे पुल्लिंग हो गए। ये तीनों हमारे पुल्लिंग हो गए, पुल्लिंग हो गई हमारे। तो ये पुल्लिंग हो गए। और इसका योगिनी का पुल्लिंग क्या होगा? योगी। क्या होगा? योगी। आदित्यनाथ वाले योगी। योगिनी का पुल्लिंग क्या होगा? योगी। योगी क्या होगा? योगी। साफ लिख दूँ? योगी। ये इसका पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो बच्चों हमारा 138 जो क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी हमें पुल्लिंग शब्द का, उसमें स्त्रीलिंग का चयन करना था और इसमें हमें पुल्लिंग का चयन करना है। किसका? पुल्लिंग का। तो नायिका, लेखिका और वधू ये हमारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन जो धावक है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहता है। और धावक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धाविका। क्या हो जाएगा? इधर लिख देती हूँ मैं। धावक का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, धावक का स्त्रीलिंग होगा धाविका। क्या होगा? यही धाविका। तो ये धावक का स्त्रीलिंग। और बाकी के ये जो 3 दिए गए हैं वो तो स्त्रीलिंग है ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो शिक्षक का वो जो बहुवचन है वो शिक्षकगण। क्या हो जाएगा? शिक्षकगण। जब किसी व्यक्ति, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जब किसी क्या है? जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु, किसका वस्तु, चलो मैं पहले साफ साफ लिख देती हूँ। जब किसी व्यक्ति, व्यक्ति एवं पदार्थ, वस्तु एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि इन सब में अगर एक से अधिक होने का, जब एक से अधिक होने का अगर बोध हो तो वहाँ पे गण का प्रयोग करते हैं। बहुवचन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गण। यानी शिक्षकों के समूह को हम क्या कहेंगे? बहुत सारे शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षक हैं। तो जब शिक्षकों का ज़्यादा समूह हो जाता है, ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं उनकी गिनती करने के, तो हम शिक्षक गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षक गण। नेक्स्ट है हमारा 140, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। हमें इसका कारक बताना है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें क्या है? कर्म कारक है। क्या है इसमें? कपड़ा खरीदा, यानी कि रेखांकित जो कपड़ा में है, कपड़ा क्या है? मैं कर्म कारक है। कपड़ा है ये जो, वो कर्म कारक है, क्योंकि कपड़ा का संबंध कर्म से है। और कपड़ा का जो संबंध है क्योंकि वो कर्म से है। तो हमारे कारक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट है हमारा, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद बताना है। तो यह मेरी, तो इसमें किसका इसमें हमें भेद बताना है। तो कौन सा ये वाक्य है? किसका है? तो किसका है? यह मेरी पतंग है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित है कि ये उसकी ही पतंग है, ये मेरी ही पतंग है। अगर हम इसको हम सही से बताएं तो ऐसे कह सकते हैं, इसके निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानेंगे कैसे? जिस सर्वनाम से
जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, जहाँ पे निश्चय का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह एग्जाम्पल ले लें, यह मेरी पुस्तक है, या यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा 142। समझदार शब्द में हमें विशेषण बताना है, तो समझदार शब्द में विशेषण क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। समझदार यानी कि उसके गुण का इसमें बोध हो रहा है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा या स्वभाव का बोध कराएं। जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम या दशा या स्वभाव आदि का बोध कराएं, तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। गुण, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, यह फल बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा है यानी कि यह फल मीठा है। इसका रंग गुलाबी है, तो गुलाबी क्या उसका विशेषण हो गया, और फल मीठा यानी कि मीठा उसका क्या है, उसका गुण है, तो ये उसका गुण है, तो ये कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा चर्चा शब्द से बना विशेषण, यानी चर्चा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? चर्चा से हम विशेषण क्या बनाएंगे? चर्चित। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो चर्चा संज्ञा और सर्वनाम से क्या बना? उसकी विशेषता। चर्चा से उसकी अगर विशेषता बताए, चर्चित। क्या हो गया? चर्चित। तो इसका आंसर है वो सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयद्रथवध किसकी रचना है? जयद्रथवध किसकी रचना है? तो जयद्रथवध वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, और ये यशोधरा, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि आपको नाम बता रहे हैं, अनेक अन्य रचनाएं। यशोधरा, जयद्रथ की यशोधरा, साकेत हो गया, और भारत भारती, पंचवटी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र वो हमारी फेमस लेखिका हैं, वो कौन है? महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। इनकी और भी फेमस इनकी कुछ कृतियाँ थीं, वो कौन सी थीं? इनकी रश्मि नीरजा, निहार, कौन सी थी? निहार, और है संध्या गीत, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी अन्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा? वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा? वनों का महत्व समझना। क्या होगा? वनों का महत्व समझना। नेक्स्ट है हमारा 147, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय से क्या है? रहने का स्थान। आश्रय मतलब जहाँ हमारे रहने का स्थान हो, उसे आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? रहने का स्थान। नेक्स्ट हमारा, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित होती है? तो नदियों में जो जलधारा है वनों के संरक्षण से ही प्रभावित होती है, तो वनों के संरक्षण से ही प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है 149, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन हमारे जो हैं पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वर्षा कराने में सहायक बनकर, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो वर्षा कराने में क्या हैं? सहायता करते हैं, सहायक हैं, और ये हमारी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वन जो हमारी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो इसका जो राइट है वह वर्षा कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है?
वनों के संरक्षण से अभिप्राय वनों को बचाना है। क्या है? वनों को घटाना नहीं, वनों को फैलाना नहीं, वनों को साफ करना ये भी नहीं, वनों को बचाना है। क्या है? वनों को बचाना। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बच्चे, आज हमने सारे इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, वो मैंने सारे लगा लिया। वो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें तो कंजूसी मत करा करिए, इसमें पैसे तो नहीं लगते हैं आप लोगों को। इतने कंजूस बन गए हो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते पढ़ने के बाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो, जिससे मुझे अच्छा फीडबैक मिले। ऐसे हमें समझ नहीं आता कि आपको कैसा मेरा पढ़ाया हुआ लगता है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।